Morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. We are doing electrochemistry and today's lecture third electrochemistry. In last lecture we discussed about the Faraday's law of electrolysis, first law and second law, and also numerical based on the quantitative aspects of the Faraday law. In this lecture we are doing conductance of electrolyte solution. Before we start the topic conductance of electrolyte, we have to know what do you mean by conductance or conductors. So in our first unit we discussed about the conductors, semiconductors and insulators. So what is the conductors? Substances which allow electricity to pass through them is known as the conductors. What is conductor? The substances which allows pass electricity through them is known as कंडक्टर्स. ओके, ऐसे सब्सटेंस जिसमें से जो करंट होता है वो आसानी से पास हो सकता है उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं. अब आपको बताया गया था कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. वन इज़ द मेटालिक कंडक्टर्स, ये हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर किया हुआ है सॉलिड स्टेट में. एंड सेकेंड इज़ द electrolytic conductors. One is the metallic conductor and second is the electrolytic conductors. और इसके बीच में हमने डिफरेंस भी किया हुआ है कि यहाँ पे जो मेटालिक कंडक्टर्स होता है, मेटालिक कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कंडक्ट होती है विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज. तो इसमें आप लिख सकते हो कि जो मेटालिक कंडक्टर्स होता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट गोइंग एनी केमिकल चेंज. यानी यहाँ पे जो आयंस होते हैं या कोई भी चीज़ जो होती है वहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता है. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो दिस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जिसमें जो आपके जो करंट होता है वो पास होता है ड्यू टू द केमिकल चेंज. यहाँ पे आप लिख सकते हो कंडक्ट electricity with going chemical changes. What do you mean by the chemical changes? They dissociate into ions and flow of ions current pass. They dissociate into ions and due to flow of these ions करंट फ्लो. मेटालिक कंडक्टर्स में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तब यहाँ पे करंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में जो आपका जो आयंस है, आयंस के फ्लो की वजह से यहाँ पे जो है आपका करंट जो है वो फ्लो करता है. मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के बीच में डिटेल में जो डिफरेंसेस हैं वो हमने फर्स्ट यूनिट में किया हुआ है, तो उसको यहाँ पे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जो होते हैं उसको हम डिटेल में करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में क्या होता है कि यहाँ पे एक सोल्यूशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट. अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें से जब आप करंट पास करते हो तो वो अपने आयंस में क्या हो जाता है? डिसोशिएट हो जाता है. इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ कोई भी एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट विच डिसोशिएट इनटू आयंस which dissociate into their respective ions and conduct electricity. इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कोई भी एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, या कोई भी सॉल्ट जिसको जो अपने आयंस में जो है मॉल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में डिसोसिएट कब होंगे? आइदर इन द मॉल्टन फॉर्म. मॉल्टन का मतलब अगर आप सब्सटेंस को क्या कर दोगे? मेल्ट कर दोगे. और दूसरा इन एक्वस.
aqueous means solution in water. So they dissociate into the ions in the molten form as well as in the aqueous form, and due to the flow of these ions, current pass through them. Further, electrolytes are classified into two types. One is the strong electrolyte and other is the weak electrolyte. What do you mean by the strong electrolyte? Strong electrolytes are the solutions or substances which dissociate completely into its ions. मतलब जब आप इसको एक्वस फॉर्म में या मॉल्टन फॉर्म में लोगे तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो कम्प्लीटली अपने आयंस में क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है. अब जो इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें आपके कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस आपको पता है. स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लाइक दिस. And strong bases sodium hydroxide, potassium hydroxide and so on, and their salts. और जो इनके जो सॉल्ट होते हैं वो सारे इसमें आपके आते हैं. जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो कम्प्लीटली अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं. मतलब आप कह सकते हो दे डिसोशिएट कम्प्लीटली इनटू इट्स आयन. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये होगा कि जो आप जो है अगर उसको मॉल्टन या एक्वस फॉर्म में लेते हो तो उसमें जितने भी आपके मॉलिक्यूल होंगे उस चीज़ के वो कम्प्लीटली अपने आयंस में क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे. कोई भी ऐसा उसमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा जो कि होगा अनडिसोशिएटेड फॉर्म में रहेगा. तो सारे के सारे डिसोशिएट होंगे. सारे के सारे डिसोशिएट होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे. जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ही उनकी जो है कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, यानी कि ये जो है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू द लार्ज एक्सटेंट. इनकी जो कंडक्टेंस इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कंडक्टेंस पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कम्प्लीटली अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होते. या आप कह सकते हो दे do not dissociate completely into its ion in aqueous solution. तो ये कम्प्लीटली अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होते. कुछ आपके जो इसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का जो मॉलिक्यूल हो जाएगा वो कुछ अनडिसोशिएटेड फॉर्म में रह जाएगा. इसमें आपके वीक एसिड, वीक बेस या जो ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, वीक एसिड, वीक बेसिस या जो ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं वो इसके अंदर आते हैं. जैसे कि आप ले लो CH3COH, एसिटिक एसिड हो गया, HCN हो गया, और फॉस्फोरिक एसिड हो गया H3PO3 या फॉस्फोरस एसिड हो गया, कुछ भी हो गया एक्सेट्रा. ये कम्प्लीटली अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होते. मतलब कुछ कुछ अनडिसोशिएटेड फॉर्म में रह जाता है, जिसकी वजह से जो इसमें नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो कम होते हैं, और इनकी जो कंडक्टेंस पावर होती है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो भी क्या होती है, यहाँ पे कम होती है. इसमें आपका शुगर सोल्यूशन हो गया, यूरिया वगैरह कुछ आप इसमें तो नहीं होता, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है. उसके अलावा एक कुछ आपके सोल्यूशंस होते हैं जैसे कि आपका क्या हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया और शुगर सोल्यूशन हो गया. ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें ऐसे करंट बिल्कुल नहीं पास करता है. डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं. डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट. मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइट्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें आप एक्वस या मोल्टन फॉर्म में जो कम्प्लीटली अपने आयंस में या पार्शियली अपने आयंस में डिसोशिएट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स में भी हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, जिससे नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बनते हैं और कंडक्टेंस पावर उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है. वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस कम बनेंगे और कंडक्टेंस पावर भी क्या होती है, उनकी कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. और एक हमने किया नॉन इलेक्ट्रोलाइट.
नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस जैसे कि यूरिया, ग्लूकोज, शुगर वगैरह ये चीज़ हो गए, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करते, मतलब ये आयंस में डिसोशिएट ही नहीं होते, तो इनको हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट. Our next topic is the factor affecting electrolytic conduction. Factors affecting electrolytic conduction. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शंस जो है आपको पता चल गया है कि जो आयंस की वजह से होता है, मतलब जो फ्लो ऑफ आयंस की वजह से होता है. तो जब भी हम फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करेंगे, इसमें हमने दो बातें ध्यान रखनी है. पहली बात ये है कि ऐसी चीज़ें जिसमें नंबर ऑफ आयंस जो है वो ज़्यादा होंगे, मोर एंड मोर, तो वहाँ पे कंडक्टेंस पावर ज़्यादा होगी. एंड दूसरा इसमें मूवमेंट ऑफ आयंस, इन आयंस की जब हम मूवमेंट्स की बात करेंगे तब भी, यानी कि अगर ऐसी कोई कंडीशन है जो नंबर ऑफ आयंस को इंक्रीज करता है या उनकी मूवमेंट को इंक्रीज करता है, तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की जो पावर होगी उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. ये दोनों फैक्टर अगर वहाँ पे होते हैं. तो हम यहाँ पे फर्स्ट जो है लेते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो आपका दो तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, एक आपका है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कंप्लीटली जो है आयोनाइज हो जाता है, आयोनाइज कंप्लीटली. अगर ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा तो क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ आयंस बनेंगे इसके, और लार्ज नंबर ऑफ आयंस बनने की वजह से जो कंडक्टेंस पावर होगी वो क्या करेगी, इसकी इंक्रीज़ करेगी. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस होता है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है. सेकेंड केस क्या होता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं, इस स्मॉल एक्सटेंट में आयनाइज होते हैं, जिस वजह से जो इनकी कंडक्टेंस होती है वो भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंपैरिजन में जो है वो कम होती है. यानी कि आप अगर फैक्टर की बात करते हो क्या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन पे क्या क्या फ़र्क डालते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंडक्टेंस को इंक्रीज़ करता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्टेंस होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. नेक्स्ट हम कहें सेकेंड फैक्टर है साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन. एज यू नो, अगर जो आयन का साइज जो है वो ज़्यादा होगा तो जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, कम होगी, बिकॉज जो जिसका साइज़ ज़्यादा होता है, लार्ज साइज़ होता है, उसकी जो मूवमेंट हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो इसमें आप लिखोगे लार्जर द साइज ऑफ आयन. अगर आयन का जो साइज है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेस इज़ द कंडक्टिविटी, लेस इज़ द कंडक्टिविटी या लेस इज़ द कंडक्टेंस, उसकी जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, कम होगी. अब दूसरा आपका आता है सॉल्वेशन. सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई जो आयन होता है वो किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है, डिज़ोल्व होता है, तो वो कब होता है, जब क्या होता है कि जो आपका जो सोल्यूट है, यानी कि अगर इसमें बात करेंगे जो आयंस हैं, वो आयंस जो है वो सॉल्वेंट के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं. तो अगर जो आयंस की सॉल्वेंट के साथ कम्बिनेशन ज़्यादा होगी तो मूवमेंट क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, जिस वजह से जो कंडक्टेंस होगी वो भी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी. तो इसमें दो चीज़ें हैं, साइज ऑफ आयन एंड देयर सॉल्वेशन. तो आयन का साइज जितना ज़्यादा रहेगा कंडक्टेंस उतनी कम रहेगी, और आयंस का साइज जितना छोटा रहेगा कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा रहेगी. सॉल्वेशन में आपको मैंने सॉल्वेशन का मतलब बताया कि सॉल्वेशन वो होता है जब जो आयंस होते हैं सोल्यूट के वो सॉल्वेंट के साथ कंबाइन करते हैं. तो उस केस में अगर सॉल्वेंट के साथ कंबाइन करेंगे तो भी उनका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है. तो जितनी ज़्यादा उनकी सॉल्वेशन होगी, कंडक्टेंस जो पावर होगी वो क्या होती है, उतनी ज़्यादा कम वहाँ पे होती है. ठीक है. जो आपका थर्ड यहाँ पे फैक्टर है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी. नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी. विस्कोसिटी का मतलब आपको पता है क्या होता है. नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट टू टाइप्स के होते हैं, वन इज़ द पोलर एंड अदर इज़ द नॉन पोलर. दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं,
पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, जिसमें आपका क्या होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो पोल्स हैं उनका क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। नॉन पोलर लाइक जितने भी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनको हम नॉन पोलर में लेते हैं। वो नॉन पोलर सॉल्वेंट आपके कौन से हैं, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, ये सारे आपके क्लोरोफोम हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये सारे इसमें आपके आते हैं। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो मोर आयनाइज इन द पोलर सॉल्वेंट। अगर वहाँ पे कोई जो है पोलर सॉल्वेंट रहेगा तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आयनाइज होंगे। इट मीन्स जितनी ज़्यादा आयंस बनेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, उनकी कंडक्टेंस पावर होगी। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो आयनाइज नहीं होंगे तो वहाँ पे जो कंडक्टेंस पावर होगी वो भी क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। तो आप यहाँ पे कह सकते हो ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट मोर इज द कंडक्टेंस, कि उसकी जो कंडक्टेंस पावर रहेगी वो क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। विस्कोसिटी का मतलब आपको पता है, विस्कोसिटी जो आपने लास्ट क्लास में भी करी हुई है, हमेशा करते हो, रेजिस्टेंस टू फ्लो, रेजिस्टेंस टू फ्लो। विस्कोसिटी जितना ज़्यादा होगी, जो आयंस का फ्लो है वो क्या होगा, उतना कम होगा। आयंस का फ्लो डिक्रीज़ करेगा, और अगर आयंस का फ्लो यहाँ पे डिक्रीज़ कर गया तो जो कंडक्टेंस होता है, जो कंडक्टेंस पावर होती है वो भी क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। इट मीन्स ग्रेटर द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट लेस इज़ द कंडक्टेंस, की विस्कोसिटी जो है वो जितनी ज़्यादा रहेगी, जो आपका कंडक्टेंस रहेगा वो चीज़ क्या रहेगी, उतना कम रहेगा। उसके बाद फोर्थ फैक्टर आपका है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा रहेगी कंडक्टेंस उतना कम रहेगा। यानी कि आप कह सकते हो ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लेस इज द कंडक्टेंस। ऐसा क्यों? अगर सॉल्यूशन की जो आपकी कंडक्टेंस कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा रहेगी तो कंडक्टेंस कम क्यों रहेगा? देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि अगर आपकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ज़्यादा होगी, ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन से वहाँ पे जो है मोर आयंस प्रोड्यूस होंगे। क्योंकि अगर आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो आयंस होंगे उनका क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिसोशिएट होंगे। कंप्लीट डिसोशिएशन से क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो जो नंबर ऑफ़ आयंस होंगे वो इंक्रीज़ कर जाएंगे। नंबर ऑफ़ आयन इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होगा, वो आयन सोल्यूशन में एक दूसरे के पास पास रहेंगे। ऐसे एक दूसरे के कहाँ पे रहेंगे, पास पास रहेंगे। पास पास होने की वजह से क्या होगा कि इनके अंदर जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है, ये इंटर आयनिक डिस्टेंस है वो कम रहेगा, और इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो पास पास होने की वजह से एक आयन का जो दूसरे आयन के साथ जो अट्रैक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटर आयनिक अट्रैक्शन, वो क्या रहेगा, मोर रहेगा। अगर इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है मोर रहेगा तो जो इनकी मूवमेंट है, मूवमेंट क्या रहेगी, लेस रहेगी। और अगर मूवमेंट लेस रहेगी तो जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस अपने आप क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अगर हम क्या करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, तो ऑब्वियस है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, अगर आपका सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है, यानी कि वहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट है वो कम है, तो यहाँ पे जो इनका डिसोसिएशन होगा वो क्या होगा, लेस डिसोसिएशन होगा। मतलब कंप्लीटली वैसे ही नहीं डिसोसिएट करते, और अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो बहुत कम करेंगे। लेस डिसोसिएशन से क्या होगा, जो नंबर ऑफ़ आयंस वहाँ पे होंगे वो आयंस भी क्या होंगे, लेस होंगे। और अगर आयंस हैं तो ऑब्वियस है जो वहाँ पे कंडक्टेंस है वो भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप सोल्यूशन को क्या करते हो, डाइल्यूट करते हो। अगर हमने क्या किया, सोल्यूशन को डाइल्यूट किया, डाइल्यूट का मतलब हमने उसमें कुछ सॉल्वेंट या वाटर कुछ भी ऐड किया, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे थोड़ा सा जो है डाइल्यूशन किया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, ये आपके आयंस पास पास हैं। अगर आप इस कंटेनर में क्या करोगे, थोड़ा सा सॉल्वेंट ऐड करोगे, तो जो ये सोल्यूशन के अंदर जो आयंस हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे।
दूर दूर चले जाने से क्या होगा, इनके बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है, मतलब एक आयन की दूसरे आयन के साथ जो अट्रैक्शन है, वो इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अगर इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है डिक्रीज कर गई तो ये जो आयंस होंगे फ्री टू मूव, आसानी से क्या करेंगे, मूव करेंगे, और जो यहाँ पे कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। कंसंट्रेशन में हम दोनों लेंगे ना, डाइल्यूटेड और वो। और दूसरा, अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, आपको जब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन रहेगा तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको क्या करोगे, डाइल्यूट करोगे, ऑन डाइल्यूशन डिसोशिएशन इंक्रीजेस। जितना ज़्यादा आप उसको डाइल्यूट करोगे, जो उसका डिसोशिएशन होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। डिसोशिएशन इंक्रीज करने से क्या होगा, मोर नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस, मोर नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस। और जितने नंबर ऑफ आयंस वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे तो वहाँ पे जो मोर इज़ कंडक्टेंस, तो उसकी कंडक्टेंस पावर अपने आप क्या कर जाएगी, वहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में जो है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंडक्टेंस कम होती है, लेकिन डाइल्यूशन पे दोनों में कंडक्टेंस क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले में इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो होता है वो डिक्रीज करता है, और वीक वाले में नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। फिफ्थ और लास्ट फैक्टर है, वो फैक्टर आपका क्या है, टेम्परेचर। लास्ट फैक्टर क्या है आपका, टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से हमेशा जो होता है आपका जो कंडक्टेंस होता है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, अगर आप टेम्परेचर को क्या करते हो, इंक्रीज़ करते हो, तो जो कंडक्टेंस है वो भी कंडक्टेंस जो होता है वो भी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। क्योंकि क्या होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से जो आयंस का जो डिसोशिएशन है, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, डिसोशिएशन जो है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। अगर डिसोशिएशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा तो उससे क्या होगा, मोर नंबर ऑफ आयन इज प्रोड्यूस, जो आपके आयंस होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे क्या होंगे, बनेंगे। और अगर आयंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो ऑब्वियस है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों के केस में जो कंडक्टेंस है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर की वजह से जो है इंक्रीज़ करने से जो कंडक्टेंस होता है वो इंक्रीज़ करता है। ये आपके थे जो फैक्टर्स जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को जो है वो अफेक्ट करते थे। फैक्टर हमने 5 किए हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, एंड 5th वन इज द टेम्परेचर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में हमने पढ़ा। मेटालिक कंडक्टेंस के जो फैक्टर हैं हम उसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में हमने मेटालिक कंडक्टेंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि नेचर पे डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे उसका डिक्रीज़ करता है, क्या डिफरेंस है मेटालिक कंडक्टेंस का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से। तो ये सारा हमने वहाँ पे डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो हम उस चीज़ को यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ टर्म करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें हमारी जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। आप सभी ने जो है पहले एक लॉ पढ़ा होगा, जिस लॉ को हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि अगर जो है जो कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अक्रॉस आप जो है वी वोल्टेज क्या करते हो, पास करते हो, क्या करते हो, वी वोल्टेज अप्लाई करते हो, और जो वी वोल्टेज अप्लाई करने पे वहाँ पे क्या करता है, आई करंट जो है वो फ्लो करता है। तो जो वी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, यानी कि आप जितनी ज़्यादा वोल्टेज को बढ़ाओगे जो करंट होगा वो क्या करेगा, उतना ज़्यादा फ्लो करेगा। ये जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है, अगर इसको आप यहाँ पे हटाते हो तो यहाँ पे आर आता है। जो आर है वो आर क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। आर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको आप क्या कहते हो, रेजिस्टेंस कहते हो। जिसको आर को आप क्या कहते हो, आप रेजिस्टेंस कहते हो। और इसको जो हम मेज़र करते हैं वो किस में, जो है ओम में करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ओम्स लॉ यहाँ पे है कि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जिसके बारे में हमने बात किया यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो वो रेजिस्टेंस क्या है, आर, जो कि एक जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब इसमें जो है आपको पता है कि जो आपका करंट है, करंट को आप आई से रिप्रेजेंट करते हो,
जो करंट है, करंट को आप आई से रिप्रेजेंट करते हो, और जो इसकी यूनिट है वो आप किस में मेज़र करते हो, एम्पियर में। अगर मैं इसका सिंबल लिखती हूँ तो मैं कैपिटल ए लिखूँगी, लेकिन अगर मैं एम्पियर जो है वो पूरा लिखती हूँ तो वो स्मॉल में लिखा जाएगा, ठीक है। और जो आपकी वोल्टेज है जिसको आप क्या करते हो, वी से रिप्रेजेंट करते हो वोल्टेज, वोल्टेज की जो यूनिट्स होती है उसको हम वोल्ट्स में क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू क्या है, आई आर, तो अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे R, तो वो R क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, R क्या हो जाएगा, V अपॉन वाई, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि अगर V1 वोल्ट जो है वोल्टेज जब होता है, या आप कहते हो कि अगर आप 1 एम्पियर का जो करंट है, 1 एम्पियर का करंट जो है कंडक्टर्स में फ़्लो करता है, जब एक वोल्टेज जो है वहाँ पे 1 वोल्ट जो है वो अप्लाई करती है, तो अगर हम यहाँ पे जो V है वो भी 1 वोल्ट लेंगे और जो I है वो भी क्या ले लेंगे, 1 वोल्ट, तो यहाँ पे जो क्या होता है, जो आपका R है एक्चुअल में क्या होगा कि इफ़ 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर्स व्हेन द वोल्टेज इज़ 1 वोल्ट, तो यहाँ पे जो आपका जो कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस कितना हो जाता है आपका 1 ओम। रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, 1 ओम, यानी कि जो रेजिस्टेंस की यूनिट है वो क्या है आपकी ओम। और ओम इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे आप अगर लिखो वोल्ट और नीचे क्या आ जाएगा आपका एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। अगर एसआई यूनिट के टर्म में हम देखते हैं तो यहाँ पे जो ओम होता है वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का क्यूब और एम्पियर का स्क्वायर। अब ये कैसे आया, इसको हम देखो कैसे करते हैं, इसको एसआई बेस्ड यूनिट्स में हम निकालने की कोशिश करते हैं। एज यू नो ओम इज इक्वल टू वी अपॉन ए एम्पियर, ओके। जो यहाँ पे वोल्टेज होता है, वोल्टेज क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज, और नीचे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एम्पियर ले लिया। इस चीज़ को अगर वर्क पर यूनिट चार्ज, तो चार्ज अगर हमने वहाँ पे वर्क ऊपर लिख लिया और नीचे क्या लिख दिया मैंने, चार्ज लिख दिया, इनटू 1 अपॉन ए, ये चीज़ हमने इधर ले ली। अब जो वर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और ये जो चार्ज क्यों होता है वो क्या होता है, करंट पर यूनिट, करंट इनटू टाइम, यानी कि आई इंटू टी, तो आई की यूनिट एम्पियर हो जाएगी और यहाँ पे जो है टी की यूनिट क्या हो जाती है, सेकेंड, यानी कि जो ये आपका क्यू होता है आई इंटू टी, तो ये आई की यूनिट एम्पियर और यहाँ पे टी क्या हो जाएगी, सेकेंड, इंटू 1 अपॉन ए क्या है, एम्पियर है, जो करंट की जो है वो आपको वहाँ पे यूनिट जो है वो गिवन हुई है। अब इस केस में जो ये फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू ए इंटू एल अपॉन, ये ए हो गया और ये ए हो गया, ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, सेकेंड आ गया। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, हमने यहाँ पे लिख लेते हैं ओम इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू एल अपॉन ए स्क्वायर इंटू सेकेंड। हमने वो जो पीछे की थी वो हमने यहाँ पे सारी, ये सिंबल ओम का है, ठीक है, जो उसकी यूनिट है ओम, ओ एच एम, ठीक है। अब मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और जो आपकी ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो लेंथ होती है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, और यहाँ पे ए का स्क्वायर और इनटू क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो ये जो सेकेंड होगा ये नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और सेकेंड का क्यूब, सेकेंड का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यानी कि जो ओम है वो किसके इक्विवेलेंट होगी, ये आपकी इक्विवेलेंट जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का क्यूब ए स्क्वायर। तो ये वाली यूनिट हमारी आ गई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड का क्यूब ए स्क्वायर। इस वजह से एसआई बेस यूनिट्स में जो ओम की हम वैल्यू करते हैं वो यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। अब ये तो खैर आपका रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी जो एसआई यूनिट आप बात करते हो, एसआई यूनिट्स इंटरनेशनल सिस्टम में वो कितना होता है, इसका ओम आप यहाँ पे लेते हो। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस, जो करंट में फ्लो में जो रुकावट होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ करंट,
रेजिस्टेंस क्या होता है? हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ करंट, यानी कि करंट के फ्लो में जो रुकावट होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस यहाँ पे कहते हैं। आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एसआई यूनिट जो है उसकी ओम है। अब रेजिस्टेंस के साथ साथ हम एक और चीज़ कर रहे थे, दैट इज़ द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस जो है वो करंट कितना स्पीड से फ्लो कर रहा है, जो आपका कंडक्टेंस है ये फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है? मेज़र करता है। मतलब रेजिस्टेंस रुकावट है तो ये उसकी स्पीड को बताता है, यानी कि जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का क्या है? रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब बिल्कुल रिवर्स है, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को करता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल लेटर जी से। तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R। 1/R यानी कि अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? 1/ओम करके, और ऊपर क्या जाएगी? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम क्या कहते हैं? महोस भी बोलते हैं और साइमंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी कंडक्टेंस है उसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स, या साइमंस बोलोगे उसको, कि आपका जो एक साइमन होता है वो एक ओम इनवर्स के क्या होता है? आपका इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट जो किया है वो किया, जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो इसका रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस वाला किया है। जो इसके आपके नेक्स्ट जो है काफ़ी सारे अभी रह रहे हैं, तो वहाँ पे हम जो इसको आगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, जो भी क्वेरीज हो वो मेरे से आप लीजिए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।